Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iru Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 14th July 2020 we are going to discuss question number 5 to 8 of exercise 4.3 in this lecture. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट की है। हमने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में वो इसी में से एक्सरसाइज में से ज़्यादातर सिलेक्ट होता है और एक बार इसकी एग्जांपल भी जो है वो पास्ट पेपर्स में सिलेक्ट हो चुकी हुई है। तो आपसे मैंने कहा था कि आपने जो है वो एग्जाम्पल भी इसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है उसकी रफ नोटबुक पे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x + 7 डिवाइडेड बाई x + 3 x² + 4 जो लीनियर फैक्टर है वो तो चाहे एक्सरसाइज 4.1 में हो, 2 में या 3 में, उसके ऊपर आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल लगाना है, उस लीनियर फैक्टर को डिनोमिनेटर में लिख देना। नेक्स्ट आपके पास x⁻² है, यानी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसमें जो वेरिएबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 होती है, तो आपने उसको डिनोमिनेटर में लिखा और उसके ऊपर लिख दिया bx + c। ये आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जो है वो सारी एक्सरसाइजेज में यही करते रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड्स को x + 3 × x² + 4 से। तो ये आप इन दोनों को कैंसिल कर दोगे और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 3x + 7 और इस तरफ आपके पास a है और x + 3 × x² + 4। तो x² + 4 जो है वो ये इससे a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी दफ़ा x² + 4 कैंसिल हो जाएगा और bx + c ये जो दोनों टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी x + 3 के साथ। अब इस सारी इक्वेशन में ये बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा 3x + 7 a, यहाँ पे आ जाएगा x² + 4 ये b, और अगर यहाँ पे जो है वो आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें b स्टार्ट पे ऐसे ही रहने दिया, ये वाला जो bx है ये x + 3 इसके साथ भी है, तो b स्टार्ट पे ऐसे ही रहने दिया और ये x को मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से, तो ये हो गया x² और ये हो गया 3x। और उसके बाद ये वाली जो अगली वाली टर्म है ये c के साथ भी है, तो +c एज इट इज़ और x + 3। आपने क्वेश्चन ये जो इन ब्रैकेट्स के स्टार्ट में a, b और c की वैल्यूज़ को रखना होता है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। तो आप जो है वो ये इक्वेशन आपके पास बन गई 2। अब आपने जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहली बात है कि आपके पास है x + 3 = 0, एक ही इसमें जो है वो लीनियर फैक्टर है, तो आपने उसको 0 के इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू आ गई -3। इस तरफ x की जगह पे आपने -3 पुट करना है, तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा -9। इस तरफ +7 है, प्लस माइनस माइनस -9 में से +7 गए, बाकी -2 रह गए। इस तरफ बेटे x + 3 इसके साथ भी इन्वॉल्व है और c के साथ भी इन्वॉल्व है। जब आपको पता है कि जिस आप फैक्टर से वैल्यू निकालते हो अगर वो उसी वाले में पुट करेंगे तो वो उसको 0 कर देगा, तो b और c में वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ a वाले की जगह वैल्यू पुट होगी। x² की जगह पे आ जाएगा -3² + 4, -3 का स्केयर लेंगे वो 9 आ जाएगा, 9 + 4 13, ये 13 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये आ जाएगा a = -2/13। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x ऑन इन इक्वेशन 2। तो आपके पास देखते हैं ये कौन से वाला जो है वो, ये देखें यहाँ पे आपने इनके जो है वो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया है। सबसे पहले x², इस साइड पे कोई x² नहीं है, इस साइड पे x² के साथ a है और x² के साथ b है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी a + b = 0। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है, आपके पास ये b की इससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब c रह गया हमारे पास, क्योंकि a की पहले आ चुकी है, जो a + b वाली इक्वेशन बनेगी उससे b की आ जाएगी। अब c रह गया, तो c के लिए किसका कोएफिशिएंट इक्वेट करना है आपने, x का, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट c है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ये 3 भी है और जो इसके स्टार्ट पे b होता है वो भी होता है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे हो गया 3b, c + 3b, और इस साइड पे इक्वालिटी के x का कोएफिशिएंट है 3, तो दूसरी इक्वेशन एक इक्वेशन बनेगी a + b = 0 और दूसरी बनेगी 3b + c = 3। ये रही वो दोनों इक्वेशंस a + b = 0 और 3b + c = 3। ये x² के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया और ये x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया है। a की वैल्यू है -2/13, वो इधर आके +2/13 हो जाएगी और ये b की वैल्यू आ गई। दूसरी तरफ बेटे हमारे पास है 3b + c, तो ये 2/3 लगाया b की जगह पे, ये जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की 3 2 = 6, 6/13। आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 6/13 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 13 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, इधर 13 13 से कैंसिल हो जाएगा, 6 रह जाएगा।
इसकी दफ़ा 13 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 39 आ जाएगा। 39 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 33। 33 ओवर 13 ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तीनों की वैल्यूज़ आ गई। अब बारी बारी हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सबसे पहले है यहाँ पे x+3 के ऊपर जो है वो a था, तो a की वैल्यू है -2 ओवर 13, वो 13 डिनोमिनेटर में लिख दिया। और ये ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो 13 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ नहीं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू है 2 ओवर 13 और c की वैल्यू है 33 ओवर 13। तो क्या किया है कि इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेते हैं तो आपको पता है उसे एक मरतबा ही लिखते हैं। कॉमन लेने के बाद उसको इकट्ठा दोनों के डिनोमिनेटर में इकट्ठा एक ही मरतबा लिख दिया और ऊपर क्या रह गया फिर 2x + 33। इस वजह से जो है वो यहाँ पे 2x + 33 लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ इनके डिनोमिनेटर में दोनों में सेम थी, उसको कॉमन ले लिया। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट आपके पास, x² डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x² + 4 एज इट इज़। आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस का पैटर्न बनाया। लीनियर फैक्टर के ऊपर सिर्फ a ही आ जाएगा और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर आ जाएगा bx + c डिवाइडेड बाई x² + 4। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम कौन सा होता है? वही जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होता है आपके पास, वही एलसीएम होता है। मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों साइड्स को। ये हो जाएगा x+2 इंटू x² + 4। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास रह जाएगा x² और यहाँ पे ये आपके पास x+2 कैंसिल हो जाएगा x+2 से, बाकी रह जाएगा x² + 4। यहाँ पे आपके पास bx + c है। इस bx + c के डिनोमिनेटर में है x² + 4, वो इस एलसीएम वाले x² + 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x+2 जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वो x+2 किसी एक टर्म का नहीं है, वो इस bx के लिए भी है और इस c के लिए भी है। तो bx के साथ भी x+2 लिख दिया और c के साथ भी लिख दिया। उसके बाद अगर आप जो है वो इस b को यहाँ पे अकेला रहने देना चाहते हैं तो ये x² इस x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x² और x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखना है तो अगर आप मल्टीप्लाई किए बगैर आपको समझ है कि ये x अंदर मल्टीप्लाई होना है और x² बनना है, वेल एंड गुड। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको x को मल्टीप्लाई करके दिखा दिया था, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ पे ये x² हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 2x और ये ब्रैकेट आ जाएगी, यानी जो बाहर b के साथ x था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। उसके बाद एक ही लीनियर फैक्टर है आपके पास जो कि है x+2, उसे आपने 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसे आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। x की जगह पे आपने जो है वो x² है यहाँ पे तो -2² आ जाएगा। आपको पता है स्क्वायर के बाद माइनस ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा। और इस तरफ आपके पास x+2 यहाँ भी इन्वॉल्व था, यहाँ भी जहाँ पे x+2 से ही वैल्यू निकाली है वो अगर इसी में पुट कर देंगे ये 0 हो जाना है। तो पुट करने का कोई मकसद नहीं है, आपने सिर्फ इस वाली पहली ब्रैकेट में a वाली में पुट कर देना है जहाँ पे x+2 मौजूद नहीं है। तो a इंटू x² + 4 था, तो यहाँ पे x² की जगह पे -2² + 4। -2² का मतलब होता है +4 और इसका भी मतलब +4। 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू 8। 8 इधर जाके डिवाइड होगा तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 की आपके पास बेटे आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट आपने इक्वेट करना है कोफिशिएंट्स को x² और x के। तो चलें देखते हैं कि ये जो है वो कैसे इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले इस तरफ x² मौजूद है तो इसके कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब है 1 है। उसके बाद यहाँ पे x² के साथ a है और यहाँ पे x² के साथ b है, तो एक इक्वेशन बन गई a + b इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1। उसके बाद आपने x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, तो x यहाँ पे कोई भी नहीं है, इस साइड पे 0 आ जाएगा, आगे इक्वल यहाँ पे भी कोई x नहीं है, यहाँ पे x के का कोफिशिएंट लिखना है। तो x का कोफिशिएंट ये 2 है और जो इसके स्टार्ट वाला b है वो भी आता है, तो ये हो जाएगा 2b और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है c, तो 2b + c और इस तरफ आ जाएगा 0। एक ये इक्वेशन बनेगी 2b + c इज़ इक्वल टू 0 और एक बनी a + b इज़ इक्वल टू 1। a की वैल्यू है 1/2, वो इस तरफ आके -1/2 हो जाएगी। तो 1 में से -1/2 करेंगे तो बाकी 1/2 रह जाएगा, यानी 1 में से हाफ निकाल दें तो बाकी हाफ ही रह जाता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेके ऐसे भी आप कर सकते हो कि ये आपने एलसीएम लिया, इधर 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 रह गया और इस तरफ जो है 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये फिर 2 में से 1 माइनस किया 1/2 इस तरीके से। और नेक्स्ट आपके पास है
2b प्लस सी है तो 2 एज इट इज़, b की वैल्यू 1/2, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1 a की जगह पे 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और यहाँ पे आपके पास है ओके बेटे, आपने सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। आपने b की जगह पे 1/2 पुट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास c की जगह पे था सिर्फ 1 -1, तो आपने -1 लगा दिया। अब जब दोनों में से 2 कॉमन लेना है तो 2 सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में है ही नहीं। अब दोनों में सेम होगा तो हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे 1 है, आपको पता है अगर किसी नंबर को हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये चाहते थे कि इसके डिनोमिनेटर में भी 2 हो ताकि 2 कॉमन लिया जा सके। फिर अगर डिनोमिनेटर में लगाना है तो न्यूमिनेटर में भी लगाना है। जो डिनोमिनेटर वाला है वो कॉमन ले लिया, 2 नीचे लिख दिया, यहाँ पे रह गया 1x, आपको पता है 1 नहीं लिखते, x रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा -2। इस वजह से इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर ये वाला बन रहा है x - 2। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाई x³ + 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्यूबिक फैक्टर आ गया हमारे पास, तो हम तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे थे। देखिए इसका फॉर्मूला बेटे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया रेशो वाले चैप्टर में। दोनों टर्म्स का क्यूब और दरम्यान में प्लस हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं, एक दफ़ा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म इसमें x है और सेकंड टर्म 1 है, और उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्केयर लगाते हैं, फिर सेकंड टर्म का स्केयर लगाते हैं 1, और दरम्यान में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और चूँकि ये प्लस वाला फॉर्मूला है तो दरम्यान में लगेगा माइनस। यही वाला फॉर्मूला आपको हिंट के तौर पर भी उन्होंने लिख के दिया हुआ है, लेकिन आपने पेपर के लिए इसको ज़ुबानी याद करना है। उसके बाद आपने यानी कि x³ + 1 के आपने फैक्टर्स बना लिया ये, तो एक लीनियर फैक्टर आ गया, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। वो क्वाड्रेटिक फैक्टर में अगर टर्म ज़्यादा हैं तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले वाले तरीके से लीनियर फैक्टर के ऊपर सिर्फ एक ही वेरिएबल और क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर आपने दूसरे वाला वेरिएबल लिख देना है। bx + c यानी 2 वेरिएबल जैसे हम पहले लिखते थे। ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को एलसीएम से। अब ये वाला एलसीएम है क्योंकि x³ + 1³ की जगह पर हमने यही वाला लिखा था, तो ये आपके पास इस साइड पे सिर्फ 1 रह जाएगा, इस साइड पे a के साथ रह जाएगा x² - x + 1 क्योंकि x + 1 कैंसिल हो जाएगा, और bx + c के साथ ये वाला सारा कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x + 1, जो हमें पता है bx के साथ भी x + 1 लिखा जाएगा और c के साथ भी x + 1 लिखा जाएगा। और अगर आप इसको जो है वो इकट्ठा करके अंदर x को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा +x। उसके बाद आपने जो है वो आपके पास लीनियर फैक्टर एक ही है, x + 1 = 0। आपने उसे जो है वो 0 के इक्वल रखा, -1 आंसर आ गया। आप यहाँ पे इस साइड पे तो 1 ही है, इसमें वैल्यू पुट नहीं हो सकती। यहाँ पे भी x जो है वो x+ इन्वॉल्व है 1, और यहाँ पे भी x + 1 इन्वॉल्व है, तो आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इसमें आपने इसमें वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास हो गया x² की जगह पे -1², ये दरमियान वाला माइनस एज इट इज़, x की जगह पे -1, 2 साइन आ जाए तो आपको पता है हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का स्केयर -1 का स्केयर लेंगे वो भी +1 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/3। उसके बाद बेटे a की वैल्यू आ गई। अब हमने b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें इक्वेटिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b के साथ है x², इसका मतलब x² के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। ये है b और यहाँ पे है a, इस साइड पे कोई x² नहीं है, तो x² के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने से इक्वेशन बनेगी a + b = 0। और उसके बाद आपने x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है ताकि c फाइंड आउट कर सकें आप। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है c, और यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं मेंशन, सिर्फ ये जो शुरू वाला उसका b है वो लिख देंगे, तो c + b, और इस साइड पे कोई x नहीं है तो c + b = 0 एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन बेटे आपके पास आ जाएगी a + b = 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ओके, इसमें एक चीज़ रहेगी वो ये कि यहाँ पे भी x मौजूद है इसमें, तो आपने यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a, और साथ में उसके ये जो माइनस का साइन है वो भी उसका कोफिशिएंट ही है। अगर प्लस हो तो वो हम नहीं लिखते, लेकिन अगर माइनस हो तो आपने ज़रूर लिखना है। तो x के कोफिशिएंट के लिए ये इक्वेशन बनेगी -a + b और +c। ये आपके पास आ गया -a + b + c। a की जगह पे वैल्यू है 1/3 माइनस एज इट इज़, b की जगह पे वैल्यू है -1/3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3, और ये -1 और -1 -2/3, -2/3 इस तरफ आके +2/3 हो जाएगा। और ये जो b की वैल्यू है ये कहाँ से आई, ये आपके पास a + b = 0, a की वैल्यू है 1/3 तो b इधर आके -1/3 हो गया। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, a की जगह पे 1/3 पुट किया, और ये जो है वो ब्रैकेट लगा दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे b की जगह पे आपने पुट किया -1/3,
स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देती हूँ कि कैसे आया। और यहाँ पे आपने पुट किया +2/3। उसके बाद यहाँ पे माइनस था, वो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ दरमियान में पहले होता है प्लस, ठीक है। आपने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे दरमियान में क्या आ गया आपके पास, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ गया। उस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाना है, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस हो जाना है और जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस हो जाना है। और ये वाला 3 जो है दोनों के डिनोमिनेटर में एक मरतबा लिख देना है। अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे +x बचेगा, यहाँ पे +2 था तो -2 बचेगा। उसकी रीज़न क्योंकि ये जो b के साथ वाला माइनस था वो हमने यहाँ दरमियान में लिख दिया, जिससे अगले वाले दोनों साइन चेंज हो गए। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास एग्जैक्टली पहले के डिनोमिनेटर जैसा ही है, x² + 1, सिर्फ इसका न्यूमिनेटर चेंज है तो x³ + 1। एक दफ़ा इसको लिखेंगे x + 1 × x² - x + 1, यानी फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद आपने जो है वो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। लीनियर फैक्टर के ऊपर सिर्फ a आएगा और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर bx + c, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों जो है वो इसको x + 1 × x² - x + 1 से। तो आपके पास यहाँ पे ये दोनों जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा x² + 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी a के साथ रह जाएगा x² - x + 1। फिर प्लस b है तो bx + c, ये दोनों टर्म्स हैं, इनके साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा x + 1। इस x + 1 को इस bx के साथ भी लिखना है और इस c के साथ भी लिखना है। और अगर b की टर्म को अकेला फाइंड आउट करना चाहते हैं आप तो ये आपके पास आ जाएगा x² और ये हो जाएगा x। आप दोनों तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है वो इसमें फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी जब लास्ट पे आप इक्वेटिंग मेथड से जो है वो फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज़ को। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ये हो गया b × x² + x। उसके बाद यहाँ पे है आपके पास x + 1, यानी ये पहला लीनियर फैक्टर लिया, a की लीनियर फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रखा, उससे जो वैल्यू आई उसे आपने इस इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। x² की जगह पे पुट किया -1 और यहाँ पे +1, -1 स्क्वायर है तो वो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2। इधर आपने जो है वो x +1 की जो वैल्यू आई थी x = -1, उसे यहाँ पे पुट किया, x² की जगह पे -1 स्क्वायर, ये माइनस x की जगह पे -1 और यहाँ पे +1, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ भी 1 का स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा और ये भी 1, तो 1 + 1 1 प्लस, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल 3। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो आपके पास हो जाएगा 2/3 a की वैल्यू। उसके बाद इक्वेटिंग मेथड से तो x² के कोफिशिएंट्स को पहले इक्वेट करना है। इस तरफ x² का कोफिशिएंट है a + b और यहाँ पे 1, तो a + b = 1, ये एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। और दूसरी इक्वेशन आपके पास x के लिए आएगी, तो यहाँ पे x का कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, x ही मौजूद नहीं है, तो इस साइड पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये माइनस और साथ में -a, उसके बाद +b, क्योंकि x के साथ यहाँ पे b मौजूद है और फिर +c, -a + b + c = 0। और दूसरी इक्वेशन थी आपके पास 1 = a + b। तो ये आपके पास जो है आपने लिखना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x इन इक्वेशन 2। तो ये आपके पास आ जाएगा a + b = 1, a की वैल्यू है 2/3, ये इस तरफ आके माइनस होगा। तो ये इसको सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ, ये 3 जो है वो बेटे यहीं पे रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा बल्कि ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1/3। ये जो b की वैल्यू 1/3 आई है ये इसकी जगह पे लिखेंगे, a की वैल्यू जो है वो 2/3 थी सिर्फ और ये वाला माइनस साथ में आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 - 2, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो वही एलसीएम आ जाता है और ऊपर वालों को आपस में सॉल्व कर देते हैं। -2 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1, ये इस तरफ आके +1/3 हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास a की जगह पे आ जाएगा 2/3 और लीनियर फैक्टर आ जाएगा इसके साथ जैसे पहले था a के ऊपर x + 1 और यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था x² - x + 1 डिनोमिनेटर में, इसके ऊपर आपने लिखना होता है लीनियर फैक्टर। पहले यहाँ पे जो है वो b की जगह पे साथ में 1/3 है और c की जगह पे है 1/3, तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा फिर सिर्फ 1, तो 1 x के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 है। ये मैं आपको एक दफ़ा वो वैल्यूज़ पुट करके उस तरीके से बताती हूँ जिस तरीके से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की होती हैं और फिर हम जो है वो यहाँ से फ़ाइनल आंसर क्या आता है। आपने इसको फ़ाइनल आंसर की सूरत में ज़रूर लाना है, चाहे आप इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व कर लें।
बेटे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक आपने जो है वो अपनी नीट नोटबुक पे लिखने हैं और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने रफ नोटबुक पे। अब आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज की एक्सरसाइज का जो हिंट है वो ये है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है, या आप एक्सरसाइज के स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं। इसमें कोई भी इम्प्रॉपर नहीं था तो हमें प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन आपको पता है अगर इम्प्रॉपर हो तो आपने डिवीजन मेथड से उसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। फिर इसका जनरल पैटर्न ये था कि एक लीनियर फैक्टर होता है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है। लीनियर फैक्टर के ऊपर सिर्फ वेरिएबल ए लिखते हैं और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसके ऊपर लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। फिर ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके उसको जनरल पैटर्न में पुट करते हैं। और चूंकि इसमें जनरल पैटर्न में पुट करने के बाद थोड़ा सा आंसर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने थोड़ा सा उसको सॉल्व भी करना है। जैसे बी एक्स प्लस सी वाले में से दोनों में से कॉमन लेके डिनोमिनेटर को, तो फिर आप नीचे लिख देते हो और ऊपर जो भी वैल्यूज़ बचे उनको लिखते हो। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।